नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है सुनील पांडे जी की। इन्होंने पूछा है, मेष लग्न में दशम भाव में बैठे राहु को कैसे फलित करें। मेष लग्न की कुंडली के दशम भाव में मकर राशि होती है, जो कि शनिदेव की साधारण राशि है। राहु को दशम में कारक माना गया है। मेष लग्न की कुंडली में छठवें भाव के स्वामी बनते हैं राहु, क्योंकि कन्या राशि को ही अपनी राशि मानते हैं। तो षष्ठेश यानी तृक भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के कर्म भाव में बैठेगा तो सीधी सी बात है, जातक के जीवन काल में ये संघर्ष, कंपटीशन और कहीं ना कहीं परेशानी को भी जन्म देगा। हालांकि दशम के राहु को बहुत कारक माना गया है, तो ये तो ठीक है, कारकत्व के दृष्टिकोण से तो राहु बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां बैठे राहु की जो दृष्टि होती है वो पड़ती दूसरे भाव पर, चतुर्थ पर और षष्ठ पर है। दशम भाव के राहु राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया माना गया है। दूसरे भाव पर दृष्टि के कारण जातक के जीवन काल में कुछ गलत खान पान, व्यसन, संभव है कि मद्यपान, वाणी की अगर बात करें तो थोड़ी कड़वी वाणी, गाली इत्यादि देना। चतुर्थ पर दृष्टि पड़ने से कई बार गृह कलह या गृह से दूर रहना, और षष्ठ पर दृष्टि से प्रबल शत्रुहंता। लेकिन जैसा मैंने कहा, राजनीतिक दृष्टिकोण से राहु बहुत बढ़िया है वहां का। ऐसे जातकों के जीवन काल में जितना कंपटीशन, जितना संघर्ष बढ़ेगा, वो उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है। तो समझ लीजिए कि दशम का राहु अत्यंत श्रेष्ठ है, इसी विधि से फलित करें। सोनिया महामुनि, इन्होंने पूछा है, 10वें भाव में मंगल और बुध की युति ये कैसा फल देने वाली है। बहुत बढ़िया। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा कहा गया है, पुरुषार्थ। जन्म कुंडली के 10वें भाव में या कहीं भी मंगल जिस ग्रह के साथ होंगे उस ग्रह से संबंधित प्रभाव में ऊर्जा लगाएंगे। समझने का प्रयास करिए। मंगल गुरु के साथ होंगे तो गुरु कौन है? ज्ञान। जहां ज्ञान होता है वहां बल कम होता है, लेकिन मंगल और गुरु एक साथ जुड़ जाएं तो समझ लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान और बल दोनों होगा। इसी को ज्योतिष शास्त्र में पारिजात योग कहते हैं। मंगल और चंद्रमा देखा जाए तो यह भी एक राजयोग है, बस इतनी ही कमी इसमें आती है। चंद्र मंगल योग को राजयोग माना गया है। समस्या बस इतनी होती है कि जातक के अंदर धैर्य की थोड़ी कमी हो जाती है। शुक्र ये भी राजयोग है, बस कमी इतनी है कि जातक चारित्रिक रूप से कमजोर बन जाता है। वो अपना जो बल है वो गलत दिशा में लगाने लगता है, भोग अय्यासी पर लगाने लगता है। बुध बुद्धि है, तो जब बुध मंगल के साथ होंगे तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान होगा, तार्किक होगा। इसे ज्योतिष शास्त्र में रुद्र योग की संज्ञा दी गई है। तो वहीं बुध मंगल की युति पर गुरु की यदि दृष्टि पड़ जाए तो जातक के अंदर त्रिकालज्ञ वाली स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। घटने वाली घटनाओं का उसके अंदर पूर्वाभास भी जागृत हो जाता है। तो दशम में मंगल दिग्बली और बुध कारक हैं ही। अगर दशम में है, नीच के नहीं हो रहे हैं, या लग्न में अकारक नहीं है कोई इनमें से एक ग्रह, तो फिर बहुत अच्छी स्थिति है, अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव है इसका। पूनम गोस्वामी जी का प्रश्न है, क्या एक अंश के आसपास के मंगल के होने से कुंडली कमजोर हो जाती है? मैंने अपने जानकारों की बहुत सी कुंडलियों में जातकों को ताकत व लगन की कमी देखी है, मार्गदर्शन कीजिए। मंगल कौन है? मंगल पुरुषार्थ है, ऊर्जा है, रक्त है। कहते हैं रक्त में उबाल आना। तो जब एक अंश पर होगा तो सीधी सी बात है कमजोर होगा, तो वो उबाल आने वाली बात तो हो ही नहीं सकती है, उसके अंदर कमी है। देखिए, इसीलिए मैं जब अपने कार्यक्रम में बताया करता हूं, एक ही बात कहा करता हूं कि वो कुंडली किसी भी लग्न की हो, हर ग्रह का महत्व है, सूर्य से लेकर के केतु तक। केतु तक ऐसा नहीं कि राहु केतु का महत्व कम है। अगर समझा जाए तो राहु केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन इनकी भी स्वतंत्र महादशा है। गौर करिए कि अगर गुरु की सत्यता चाहिए, मंगल की ऊर्जा चाहिए, चंद्रमा की भावुकता चाहिए, तो राहु का छल भी चाहिए। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर सारी अच्छाइयों से भरपूर है परंतु उसके अंदर छल वाला नमक नहीं है तो बेस्वाद उसका जीवन है। उसमें राहु का छल चाहिए, केतु का आगे बढ़ने का वो चाहत, उसके अंदर वो महत्वाकांक्षा चाहिए।
तो हर ग्रह का अपना प्रभाव होता है और हर ग्रह के प्रभाव हमें चाहिए होते हैं। अब सीधी सी बात है कि किसी कुंडली में मंगल का बल कम हो, पुरुषार्थ ही कमजोर पड़ जाए, तो सीधी सी बात है कि जातक के अंदर वो ऊर्जा, वो उबाल, वो आगे बढ़ने की ललक, वो महत्वाकांक्षा, वो कहीं ना कहीं कमी तो उसमें पाई ही जाएगी। वो उसके लिए पुरुषार्थ उस ढंग से तो नहीं ही कर पाएगा। विराट पुंज इन्होंने पूछा है, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच हो जाते हैं लेकिन शनि की ही दूसरी राशि कुंभ में उच्च के जैसा फल देते हैं। यह सूत्र आपके ही एक पुराने वीडियो में आपने बताया था, क्या यह सूत्र सही है और अगर सही है तो ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और आप मेरे पुराने दर्शक हैं तब तो अच्छी बात है। ये जो वीडियो आपने देखा है बहुत पुराना नहीं है, पुराना है, बहुत पुराना नहीं है। हाल फिलहाल के दिनों में भी लगातार इसकी चर्चा करता रहा हूं कि गुरु कुंभ में उच्च के समान फल देते हैं। अच्छा, आपको पता है कि गुरु कर्क में क्यों उच्च के जैसा फल देते हैं? कर्क राशि रिसर्च की राशि है। रिसर्च, कर्क अर्थात केकड़ा कैसा है? पानी में पड़ा हुआ है, जैसे कुछ खोज रहा हो, जैसे रिसर्च कर रहा हो। कुंभ में दार्शनिकता है, तो ज्ञान जब दार्शनिकता के पास जाएगा तो उसके अंदर बल आएगा। ज्ञान को शक्ति कहां मिलेगी? रिसर्च में मिल सकती है। ज्ञान को शक्ति दार्शनिकता में मिल सकती है, जहां वो बोल सके, तो वहां पर उसको शक्ति मिल रही है। पर बात इससे थोड़ी अलग है। ये तो एक साधारण चीज है जो आपको मैंने बहुत पूर्व में समझाया हुआ है, बहुत पुराने वीडियो में। प्रिय दर्शकों, इनके साथ साथ जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, बाकी के सभी दर्शक, अगर आप लगातार मेरे इधर के कार्यक्रमों को देख रहे हैं, राशिफल को देख रहे हैं, तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि मैं अब ज्यादातर वीडियोज को नक्षत्र की ओर डाइवर्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आप ध्यान थोड़ा दिए हो, मैं अपना काम अपने ढंग से करता हूं। शुरुआत था तो 12 राशियों से। अब मैं न तो आपका गुरु हूं, न आप मेरे कोई शिष्य हैं, परंतु एक हमारा रिश्ता है, यूट्यूब ये परिवार है जहां मैं चाहता हूं कि ज्योतिष हर किसी को आए। तो एक सामान्य दृष्टिकोण से राशि के ऊपर मैंने बहुतायत वीडियो बनाया और बहुतायत आपने वाह वाह किया, क्योंकि वो 100% घटित हो रहे थे। लेकिन अगर आप वैदिक ज्योतिष के अंदर जाएं और थोड़ा समझने का प्रयत्न करें, तो वैदिक ज्योतिष जो निर्भर है वो नक्षत्र पर है, न कि राशि पर। अगर आप ग्रहों के उच्च और नीच की चर्चा कर रहे हैं तो इस प्रभाव को भी नक्षत्र के आधार पर ही आपको बताया गया है। आप ध्यान से देखें तो मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति जहां 10 अंश पर परमोच्च होते हैं, वहां उनको केतु का नक्षत्र प्राप्त होता है। मोक्ष, आत्मा मोक्ष में जाकर के ही उसको उच्चत्व मिलती है। अगर आप गौर करें तो मकर राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र आते हैं वो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के हैं। अब आप गौर करिए कि जिस चंद्रमा की राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, उसी चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु नीच के कैसे? ये बड़ा गहन और रिसर्च का विषय है, समझने वाला विषय है। आप गौर करिए तो गुरु मात्र 5 अंश तक ही उच्च और नीच माने गए हैं, जहां की आमतौर पर ग्रह मृत अवस्था के होते हैं। चंद्रमा की भी यही स्थिति है। इससे थोड़ी और सरलता से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि नक्षत्र वाली अभी चीजें आपको देखते रहनी है, लगातार आप देखते रहिए, वो चीजें आपको और मिलेंगी, मेरे कार्यक्रम में ही मिलेंगी। मकर राशि शनिदेव की साधारण राशि है। अब समझने का प्रयत्न करिए तो मैं आपके सम्मुख 2 ऐसे व्यक्तियों को खड़ा करता हूं जो दोनों के दोनों शनि से प्रभावित हैं। एक मकर का है, कुंभ का है, दोनों शनि की राशि से ही प्रभावित हैं। आप दोनों के व्यक्तित्व को जब देखेंगे तो आपको भयानक आश्चर्य होगा। बहुत 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 बड़ा अंतर है दोनों के व्यक्तित्व में, जबकि दोनों शनि से प्रभावित हैं। बुध से प्रभावित 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। दोनों में भी बहुत बहुत डिफरेंस है, लेकिन बहुत हद तक एक खिलंदड़पना, एक बाल्य स्वभाव दोनों में पाया जाएगा। कुंभ में दासत्व की बहुत कमी है। कुंभ दार्शनिक है, दासत्व उसे स्वीकार नहीं है। वो आपको दास बना लेगा, वो दास बनाना पसंद करेगा, दास बनना नहीं। वो आपके ऊपर हक चलाना चाहेगा, हक आप चाहेंगे कि उसके ऊपर हक नहीं हुक्म, आप चाहेंगे कि उसके ऊपर हुक्म चलाएं, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने बीते दिनों मेरा कार्यक्रम देखा होगा, लोगों को वशीकृत करने का एक मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप कुंभ को वशीकृत करना चाहते हैं तो एक सरल तरीका है कि जाकर के उनको सुखदेव जी समझ लीजिए और समझ लीजिए सारे ज्ञान वही जानते हैं, तो आपके बस में है वो। तो उसके अंदर का स्वभाव ये है, ये स्वभाव अलग है। जबकि मकर के लिए मैंने क्या कहा था, उनको कुछ आने वाले समय में कहाँ से कुछ बड़ा लाभ, यानी सपने दिखाइए,
कुंभ सपने नहीं देखेगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। गुरु को यहां वो बल प्राप्त नहीं हो सकता है। यहां शनि की ये साधारण राशि है, यहां उनको दासता, मैंने एक उदाहरण से पहले समझाया था कि शनि दास हैं, न्यायाधीश अलग बात है, वो दास हैं। ज्योतिष शास्त्र में दासत्व का कारक शनि को कहा गया है। तो दास के घर में आकर के जो राजा के गुरु हैं उनको कैसा महसूस होगा? जो राजाओं के गुरु हैं, सबके गुरु हैं, उनको कैसा महसूस होगा? उनके लिए न तो कोई विशेष वहां व्यवस्था हो सकती है, प्रेम मिल भी जाए तब भी उनको वहां कोई विशेषता नहीं। लेकिन असल में जब हम इसको नक्षत्र बेस पर समझने का प्रयत्न करेंगे तो बातें बहुत अलग समझ में आएंगी। तो इंतजार करिए, देखते रहिए। आने वाले दिनों में जिस तरह से मैं नक्षत्र की ओर आपको लेकर के चल रहा हूं, बहुत सी बातें आपको और आसानी से समझ में आएंगी। धर्मेंद्र कुमार जी इन्होंने पूछा है, बुध मीन लग्न में 18 डिग्री पर नीच का होगा या सामान्य प्रभाव देगा? बताया था कि 15 अंश के बाद वो सामान्य ही हो जाते हैं तो नीच राशि में ही, लेकिन 15 अंश तक, 15 अंश के बाद सामान्य। अजय, ये हैं अजय जी, और इनका जो प्रश्न है, हाँ, अजय मांडलोई, इन्होंने पूछा है कि अगर आपने चतुर्थ भाव में पाप ग्रह और पाप कर्तरी का प्रभाव बताया, लेकिन यह संशय रह गया कि अगर चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह न हो, न ही पाप मध्यत्व में हो, लेकिन एक या एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि हो, तब कैसा प्रभाव आएगा? ठीक है, पाप ग्रह के बारे में पूछा, चतुर्थ में पाप ग्रह और पाप कर्तरी का प्रभाव, लेकिन संशय यह रह गया कि अगर चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह न हो, न पाप मध्य, तो पाप ग्रह की दृष्टि होना भी ठीक नहीं है। बल्कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि जन्म कुंडली में ग्रहों के बल को समझना है तो जिस भाव में ग्रह हैं उससे ज्यादा वो प्रभाव उस भाव पर डालते हैं जहां दृष्टि डालते हैं। तो आपने जैसा लिखा कि एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि, तो ये तो और खराब है। ये तो पाप मध्यत्व और पाप ग्रह के होने से कहीं ज्यादा खराब है कि एक से अधिक पाप ग्रह की दृष्टि उस भाव पर पड़ जाए। अगर उसमें कहीं एक या दो विच्छेदात्मक ग्रह जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, तब तो ये और बुरा प्रभाव होगा। उससे कहीं कम प्रभाव बुरा पाप कर्तरी का कह सकते हैं, वो ज्यादा बुरा प्रभाव वाला, क्योंकि पाप ग्रह की दृष्टि खराब ही होगी, वो अच्छी नहीं हो सकती है। तो हाँ, ये ठीक प्रभाव नहीं है। विमल शर्मा ने पूछा है कि सप्तमेश और नौमेश का सप्तम भाव में होना भी क्या विवाह के बाद भाग्योदय होता है? सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में हो तो सीधी सी बात है कि सप्तमेश सप्तम में होंगे तो अपने आप में ये भाग्योदय ही है, क्योंकि ग्रह का केंद्रगत एक तो होना और ऊपर से स्वगृही होना। अगर सूर्य चंद्रमा दो ग्रह को हटा दें तो बाकी के अगर कोई ग्रह सप्तमेश होकर के सप्तम में होगा तो एक तो कोई ना कोई महापुरुष योग ही बना देगा, तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छा है, और ऊपर से भाग्येश का साथ उसको मिल रहा है। विवाहोपरांत भाग्योदय कहें या जातक का भाग्योदय ऑलरेडी वो कराने वाला है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सप्तमेश अगर भाग्येश के साथ जुड़े हुए हैं तो विवाहोपरांत भाग्योदय भी होगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं, अगर वो कमजोर न पड़ रहे हों। एक उदाहरण से अगर देखें तो सप्तम भाव में अगर मकर राशि है और शनिदेव सप्तम में बैठे हैं, परंतु देव गुरु बृहस्पति वहीं पर आकर के बैठे हैं, तो नीचत्व तो भंग हो जाएगा, गुरु का नीचत्व भंग हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जितना परिवर्तन के साथ नवम में होकर के अच्छा प्रभाव दे सकते थे, या नवम में उनका होना जितना बढ़िया हो सकता था इसी कुंडली में, उतना बढ़िया तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी सप्तमेश अगर स्वगृही है तो वो नौमेश अगर साथ में बैठाए हुए है, अच्छा ही प्रभाव देगा, खराब नहीं। और आप कह सकते हैं कि विवाहोपरांत भाग्योदय भी होगा। देवाजीत शर्मा या देवोजीत शर्मा, ऐसा नाम होगा आपका, अगर 11वें भाव में राहु के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा बैठे हों और तो इसका फल कथन कैसा रहेगा वृषभ लग्न की कुंडली में? 11वें भाव में राहु देव के साथ पूर्णिमा के चंद्र ग्रह, अच्छा ये प्रश्न आपने लिखा है। तो चंद्र राहु की युति से ग्रहण लगा हुआ है, और अगर देखें तो वृषभ लग्न की कुंडली है, तो मीन मेष वृष, मीन राशि में आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। मीन राशि में चंद्रमा वैसे ही मन को थोड़ा अशांत ही कर देते हैं, राहु के साथ होने के चलते चंद्रमा पूर्णिमा के हैं तो मानसिक अशांति थोड़ी ज्यादा होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वृषभ लग्न अगर देखें तो यहां पर इस देखिए, अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि वो लग्न जैसे वृषभ लग्न, वृषभ राशि में कौन ग्रह उच्च का होता है? चंद्रमा। तो वृषभ वालों के लिए चंद्रमा कारक नहीं होते क्योंकि वो तृतीय पति बनते हैं। लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखिए कि ये जो वृषभ लग्न है यहीं पर चंद्रमा उच्च के होते हैं, फलतः चंद्रमा का प्रभाव वृषभ वालों के लिए सदैव कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो आपकी कुंडली के लिए अगर देखा जाए
तो चंद्रमा कारक ग्रह हैं और कारक न होते हुए अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। राहु के साथ होने के चलते मानसिक अशांति तो देंगे, पर फिर भी तृतीय पति बनकर के लाभ में बैठे हैं, तो मैं इनको कह सकता हूं कि अच्छा प्रभाव देने वाले, विशेष करके लाभ देने वाले। अब ये अलग बात है कि मानसिक अशांति भी देने वाले रहेंगे। अंशुल भट्ट का प्रश्न है, कन्या लग्न में द्वितीय में गुरु, पंचम में शुक्र 4 अंश पर वक्र अवस्था के हों, एकादश में यदि बलवान शनि हो तो क्या शुक्र अच्छा फल नहीं देंगे? कन्या लग्न में द्वितीय में गुरु हैं, अच्छी बात है, यानी तुला राशि में, पंचम में शुक्र 4 अंश पर वक्र अवस्था के, और एकादश में यदि बलवान शनि हो। अब यहां गौर करें तो शनि से गुरु केंद्र में है और गुरु से केंद्र में शुक्र, यानी ये तीनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र का संबंध बना रहे हैं। अब आपका यह कहना है कि शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि कन्या लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र हैं। शनि की दृष्टि पड़ने से इस लग्न में शनि के पास भी कारकत्व तो होता है, लेकिन वृषभ वाला कारकत्व नहीं होता। तो शनि की दृष्टि जो शुक्र पर पड़ेगी, तो अगर आप पुरुष हैं, अंशुल, अगर आप पुरुष हैं तो ये शुक्र को खराब करेगा। ये उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, संतति के दृष्टिकोण से भी थोड़ी परेशानी की सूचना दे रहा है, तो ये उस दृष्टिकोण से तो थोड़ा खराब है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस लग्न में ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं कारक होते हैं, और देव गुरु बृहस्पति से दोनों का केंद्र संबंध बन रहा है। फलतः धन धान्य के दृष्टिकोण से ठीक है, बुद्धिमत्ता ज्ञान के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन संतान, प्रेम संबंध इत्यादि, पुरुषों से संबंधित जो चीजें होती हैं, शुक्र जो होता है वीर इत्यादि, उससे संबंधित ये परेशानी उत्पन्न करेगा। ये प्रश्न है विकास कुमार आयुष, इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न की कुंडली में लग्नगत मंगल से चतुर्थ भाव में चंद्र केतु की युति हो तो कैसा फल होता है? कन्या लग्न की कुंडली में लग्नगत मंगल से चतुर्थ भाव में चंद्र केतु की युति, कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल का होना तो बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं। अब इस पर भी बड़ा गजब का गंभीर तर्क है। ज्योतिष के हर एक सूत्र में अपने आप में इतनी गहराई है कि क्या बताएं। इसको समझिए तो आमतौर पर यह सूत्र कहता है कि स्वास्थ्य खराब कर देगा। यह कहता है कि कन्या लग्न में मंगल अकारक ग्रह बनकर के लग्नगत हो तो जातक के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, पग पग पर परेशानी देंगे। जरा गौर करिए कि कन्या का विकास कहां है। कन्या लग्न का विकास मैनेजमेंट में है, योजनाबद्ध ढंग से काम करने में, और मंगल के स्वभाव में मैनेजमेंट नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य की कमी है। अब जरा सोच के देखिए कि जिसका ग्रोथ ही मैनेजमेंट में है, उसको हमने पकड़ा दिया धैर्य की कमी, तो उसका ग्रोथ तो खत्म ही हो जाएगा। कमाल है ना, एकदम कमाल। तो ये मंगल षष्ठ लग्नगत होकर के परेशानी करेगा, और ऊपर से आपने कहा चंद्र केतु की युति है चतुर्थ में, तो चतुर्थ का चंद्रमा बली होकर के भी केतु के साथ होगा, तो मानसिक अशांति और परेशानी, और मंगल की दृष्टि से दृष्ट होकर के पेशेंस की कमी, धैर्य की कमी, और कहीं ना कहीं ये जीवन काल में मानसिक अशांति को बढ़ावा देने वाला होगा। सुमित शर्मा ने पूछा है, मिथुन लग्न में बुध और सूर्य की युति 5वें भाव में, बुध 19 डिग्री और सूर्य 15 डिग्री का, बुध अस्त और वक्री दोनों है मिथुन लग्न में, अस्त और वक्री बुध का क्या प्रभाव होगा? देखिए, जैसा कि आपने लिखा है बुध 19 डिग्री का, तो अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आप ये पूछने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 अंश से ऊपर होकर के अगर बुध अस्त है तो प्रभाव में कोई कमी नहीं है। एक नहीं कई एक बार मेरे द्वारा बताया सूत्र है कि बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों के तीनों ग्रह अस्त होकर के भी अपना प्रभाव नहीं खोते। शनि भी अस्त होते हैं तो उनके प्रभाव में कोई अंतर नहीं आता, शुक्र अस्त होते हैं तो उनके प्रभाव में कोई अंतर नहीं आता, बल्कि बुध 12 अंश पर अस्त होते हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है। अब रही बात कि मिथुन लग्न में बुध और सूर्य की युति 5वें भाव में है। अब आपने कहा कि 5वें भाव में है बुध 19 डिग्री और सूर्य 15 डिग्री, तो ये बहुत अच्छा है, प्रभाव अच्छा रहेगा। आप चाहें तो बुध को और बली करना चाहें तो कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति पहले देखिए, शुक्र कहाँ है, तो शुक्र जाहिर सी बात है घर आगे या घर पीछे ही होंगे, कहीं इधर उधर हो नहीं सकते हैं। आप चाहें तो बुध का पन्ना भी धारण कर सकते हैं, जिससे बुध को और बल मिल जाए, बाकी बुध आपका ठीक है। अगला प्रश्न है देवांश का, इन्होंने पूछा है, तुला लग्न में बुध शुक्र की युति 9वें भाव में है और भाव चलित कुंडली में सूर्य 8वें भाव में है, तो क्या बुधादित्य योग मान्य होगा? क्या सूर्य मिथुन राशि का फल देंगे? देखिए, चलित को लेकर के अभी भी लोगों को, वैसे तो ये YouTube है, हर दिन यहाँ नए दर्शक जुड़ते रहते हैं, चलित को लेकर के लोगों के मन में अभी भी कई तरह के प्रश्न होते हैं, ये संशय ही है। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि आपने चर्चा की बुधादित्य योग का, तो हाँ, पहले तो ये जान लीजिए बुधादित्य योग तो है आपकी कुंडली में, लेकिन उस बुधादित्य योग का प्रभाव मिलेगा कि नहीं, ये विषय हमारे सम्मुख है। क्या कभी रात में आपने आकाश को देखा है? क्या तारों ने कभी आपको आकर्षित किया है? कभी आपने, अब चूंकि शहरों में हम लोग हैं, हमें कहाँ रात्रि में आकाश दिखाई पड़ेगा? रात्रि में तो आकाश में धूल गर्द भरा पड़ा है, कहाँ से आकाश कभी दिखेगा? लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो लोग हैं उनको दिखता है।
हम भी वैसे ही एक ग्रह पर बैठे हैं, या यूं कह लीजिए कि ग्रह के यात्री हैं, अनवरत जो चल रहा है अपने पथ पर। प्रिय दर्शकों, जब छोटे थे हम लोग तो ये बात नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब समझ में आता है कि आकाश जो हमें हर दिन का दिखाई पड़ता है वो असल में एक ही नहीं होता, वो भी बदल रहा है। लेकिन चूंकि हमें समझ ही नहीं आता, तारे एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, सो लगता है एक जैसा ही सब कुछ है। एक जैसा कुछ भी नहीं है। इस शून्य में हम लोग भी घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। बस ग्रहों की चलित की स्थिति है उसकी सूक्ष्माति सूक्ष्म परिस्थिति। धरती से देखने पर वो कहां प्रतीत हो रहा है? ग्रह चलित में कब दिखाई पड़ता है आपको? दूसरे भाव में, जब वो परिवर्तन की स्थिति में हो, राशि परिवर्तन की स्थिति में हो। असल में आप देखें तो जब भाव परिवर्तन करने वाला होता है, बहुत कम परिस्थिति ऐसी होती है जब ग्रह अपने मुख्य बीच वाले अंशों पर, यानी 30 एक राशि में, एक भाव में ग्रह 30 अंश तक संचरण करता है, तो बीच वाले अंश पर भी भाव चलित में चेंज हो रहा हो, ये रेयर दिखाई पड़ता है। बाकी मामलों में यही दिखता है कि या तो पहुंचने वाला हो, या पहले या बाद में ग्रह दूसरे चलित में दूसरे भाव में हमें दिखाई पड़ जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि ये वही परिस्थिति है जैसे आप वक्री ग्रह के बारे में जानते हैं, जैसे आप अतिचारी ग्रह के बारे में जानते हैं, जैसे आप मंद ग्रह के बारे में जानते हैं। ये सब ग्रहों की जो स्थितियां बताई गई हैं वो केवल और केवल प्रतीति है, होता कुछ भी ऐसा नहीं है। ग्रह सब के सब अपने पथ पर एक क्रम में चल रहे हैं, लेकिन उसी क्रम में हम जब कभी किसी के आसपास होते हैं तो वो कभी हमें वक्र दिखाई पड़ता है, कभी स्थिर मंद दिखाई पड़ता है, कभी अतिचारी तेज और चलता दिखाई पड़ता है। चलित में भी कई बार वैसा ही होता है कि जो आप 12 भावों का चक्र देखते हैं ये आकाश है, इसमें केवल इन मुख्य 9 ग्रहों को दिखाया जाता है। बाकी के और भी बहुत से ग्रह हैं, शायद अभी बाद में यूरेनस, प्लूटो, इनकी खोज हुई है। संभव है और भी बहुत से ग्रह हों जिनकी खोज नहीं हुई है, उनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षि वो इतने विज्ञ थे, इतने ज्ञानकार थे, वो असल में त्रिकालज्ञ थे। देखा जाए तो आज ना एक से एक बड़े यंत्र बने हुए हैं देखने के लिए, दूरबीन इत्यादि, तब नहीं थे। तब उन्होंने आखिर इन ग्रहों को कैसे ढूंढ निकाला, तब कैसे इन्होंने ग्रहों की, केवल उनके पास न तो इतने बड़े बड़े संयंत्र थे न कुछ, लेकिन उनकी गणित कितनी मजबूत थी, उनका अध्ययन कितना मजबूत था कि उन्होंने ग्रहों की इस परिस्थिति को, ये आज जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं बहुत पहले के निर्मित हैं, उसमें हम रत्ती मात्र भी बहुत ज्यादा संशोधन नहीं कर पाए हैं। समय के हिसाब से फलादेश के नाम पर लोग भले संशोधन करते हों, लेकिन गणित आज भी उन्हीं की बहुत तगड़ी है, वो उन्होंने जो बनाया था। तो ये चलित ग्रहों के सूक्ष्माति सूक्ष्म अध्ययन की चर्चा है कि ग्रह किस स्थिति में सूक्ष्माति सूक्ष्म में परिवर्तित दिखाई पड़ता है। लेकिन हां, आपको मैंने कई बार अपने कार्यक्रम में बताया कि जन्मांक में जो ग्रह स्थिति दिखाई पड़ रही है वही मान्य है, परंतु प्रभाव में अंतर आ जाता है। जैसे चलित में आपने देखा कि वो वृषभ राशि में दिखाई पड़ रहे हैं, तो फल इसका मतलब वो वृषभ का ही दे रहे हैं, मिथुन का नहीं दे रहे। तो योग तो है लेकिन उसका प्रभाव नहीं मिल पाएगा, ये मतलब होता है। गुड़िया प्रसाद है, इन्होंने पूछा है अगर धनुलग्न में बुध और शुक्र की युति 10वें भाव में हो जाए तो क्या शुक्र का नीचत्व भंग हो जाएगा? धनुलग्न में बुध और शुक्र की युति 10वें भाव में हो जाए तो क्यों नहीं हो जाएगा? एक नीच हो रहा है वहां पर, बुध वहां उच्च के होते हैं, बिल्कुल भंग हो जाएगा। अब क्या है कि बुध मूलतः साथ बैठे ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। यही अगर मीन राशि की चर्चा होती, जहां मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, बुध नीच के, तो उस अवस्था में वो शुक्र उच्च के शुक्र के समान फल देते। लेकिन बुध का अपना जो स्वभाव है वो मूलतः साथ बैठे ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होना है। निचत्व तो भंग हो जाएगा, लेकिन इसे हम बहुत श्रेष्ठ कभी नहीं कह सकते। अरुणिमा कर्माकर हैं, इन्होंने पूछा है कि धनुलग्न की कुंडली में कर्मेश और भाग्येश युति में लग्न में बैठे हैं और नवमांश में भी धनुलग्न में 9वें भाव पर भाग्येश और कर्मेश की युति है, भविष्य कैसा रहेगा? सीधी सी बात है कि अगर नवमांश भी धनुलग्न का है तो ये लग्न वर्गोत्तमी लग्न हो गया। ऊपर से आपने ग्रह की स्थिति भी जो बताई है, वो इतने ग्रह अगर वर्गोत्तमी लग्न और वर्गोत्तमी ग्रह बन रहे हैं तो कहना क्या, ये अत्यंत श्रेष्ठ है और निस्संदेह ये श्रेष्ठ भविष्य की ही चर्चा आपकी तरफ से है। अल्पेश सुजित्रा, इन्होंने पूछा है मेरी तुला लग्न की कुंडली में 5वें भाव में केतु शुक्र हैं, 11वें भाव में राहु मंगल गुरु हैं,
इसका कैसा प्रभाव होगा। मेरी तुला लग्न की कुंडली में 5वें भाव में केतु शुक्र बढ़िया है, 11वें भाव में राहु मंगल गुरु हैं तो बहुत अच्छा। शुक्र मंगल के संबंध के कारण कई बार चारित्रिक दुर्गुणता आती है, राहु के चलते भटकाव आता है, प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बस चरित्र पर अंकुश बनाए रखिए, बाकी ये योग संयोग बड़ा अच्छा है। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन दर्शकों के प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।